All right. So yesterday, in the last session, हमने superposition of waves के waves का CET का curriculum start किया था. We have solved 8 questions so far. Let's start with next question. A uniform metal wire has a length L, mass M, and density rho. It is under tension T, and V is the speed of transverse wave along the wire. The area of cross section of the wire is. आपके पास एक यूनिफॉर्म मेटल वायर है जिसका लेंथ कैपिटल एल है, मास कैपिटल एम है और डेंसिटी रो है. इट इज अंडर टेंशन, टेंशन इज कैपिटल टी, वी इज स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव अलोंग द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर पूछा है आपको. तो इफ यू रिमेंबर, वी इज अंडर रूट ऑफ टी बाय एम, एम या फिर म्यू, मास पर यूनिट लेंथ. So where mu is mass per unit length. So this is what you should know. आपको ये पता होना चाहिए that mass per unit length. स्पीड जब आप लिखते हो, किसका स्पीड? वेव का स्पीड. कहाँ पे है वेव? एक स्ट्रिंग में है, एक वायर में है. तो that velocity या speed is given by root of t by mu, where mu is mass per unit length. ये पता होना चाहिए, this is important. Now as you know, mu is mass per unit length. तो mass per unit length का फॉर्मूला क्या आएगा? Of course, mass per unit length. तो इसको कैसे लिखोगे आप? Mass is volume into density. Okay, तो volume into density upon length. Okay, this is how you can write down. Now if you know what is volume, वायर है, वायर सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम सिलेंडर का होता है एरिया इंटू लेंथ इंटू रो अपॉन लेंथ, लेंथ लेंथ कैंसिल. तो अगर आपके पास वायर है, वायर का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? लेंथ को एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, तो ए इंटू एल, वही मैंने लिखा है यहाँ पे, राइट. सो यू शुड नो दिस बेसिक थिंग दैट वॉल्यूम ऑफ वायर इज ए इंटू एल. गुड. तो आपको मिल गया म्यू एस एरिया इनटू डेंसिटी. तो देयरफॉर आपको मिल गया वेलोसिटी v. ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम, और ये यहाँ पे वेलोसिटी था. तो आपको मिल गया वेलोसिटी रूट ऑफ t बाय म्यू. म्यू इज ए रो. ओके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो v स्क्वायर इक्वल टू t अपॉन a रो. हमको पूछा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, a पूछा है, तो a मिल जाएगा हमको t अपॉन वी स्क्वायर रो. तो t अपॉन वी स्क्वायर रो, ऑप्शन नंबर ए, राइट. तो आ गया आपका आंसर. तो बहुत सिंपल था. आपको सिर्फ वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज रूट ऑफ t बाय मास पर यूनिट लेंथ इतना पता होना चाहिए. मास पर यूनिट लेंथ मतलब मास अपॉन लेंथ मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन लेंथ, क्योंकि मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो सिंस मास इज volume times density, and then volume is A into L because ये cylinder है, cylinder का volume area into length होता है. Okay, so after substituting you will get this. तो इसको simplify करना है, solve करना है. mu की value equation number 2 ये equation 1 में substitute करना है. तो from 1 and 2 you have v equal to root of t by a रो, squaring on both sides, and then a का equation मिल जाएगा. Next question. The fundamental frequency of a closed pipe is. Closed pipe का fundamental frequency 400 Hz दिया है. If 1/3 pipe is filled with water, then the frequency of second harmonic of the pipe will be. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड पाइप. हमारे पास एक क्लोज्ड पाइप है. ओके, देन इसको आपने 1/3 भर दिया पानी से. 1/3 यू हैव फिल्ड इट विथ वाटर, मोर और लेस लाइक दिस. तो पाइप closed at one end remains the pipe closed at one end. तो पाइप तो क्लोज था तो क्लोज ही रहेगा वन एंड पे. सिर्फ इतना ही है that
आपने जब इसमें वाटर भर दिया 1/3, तो लेंथ अवेलेबल फॉर वाइब्रेशंस ऑफ एयर इट इज नाउ लेस. So पहले अगर in the first case if I had length of air column, इसको by the way length of air column बोलते हैं, the length available for vibration is called as length of air column. तो अगर पहले length of air column L1 equal to L था, तो दूसरे केस में length of air column L2 will be equal to L/3, क्योंकि 1/3 भरा है. क्या 1/3 भरा है तो 2/3 अवेलेबल रहेगा, 2/3 अवेलेबल रहेगा. So you will have around 2/3 available, so 2/3 air column available होगा. Well, doesn't matter, diagram doesn't matter by the way, it is just that I don't want you to get confused. Confusion नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये सब erase कर रहा हूँ. Good. Yes, now I can say something like this. So length available L2 is 2/3 of L1. 1/3 fill किया है, मतलब 2/3 available है. Okay, good. Then the frequency of second harmonic of the pipe will be frequency of second harmonic. पहले भी पाइप क्लोज था, अभी भी पाइप क्लोज ही है, तो आपको सेकेंड हार्मोनिक मतलब आपको पता होना चाहिए व्हाट दे आर आस्किंग यू. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले केस में आपको 400 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी दिया है केस 1 में, तो मैं पहले केस 1 का जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिख लेंगे, वहां से क्या क्या मिल सकता है वो देख लेंगे. तो यू नो फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज V/4L, और ये आपको देके रखा है उन्होंने 400. ओके, नाउ मतलब यहां से मिल गया वेलोसिटी इज 400 into 4L, that is 1600 L. ओके, नाउ पाइप को आपने 1/3 भर दिया, 2/3 अवेलेबल है, 2/3 लेंथ अवेलेबल है एयर कॉलम की वाइब्रेशन के लिए, ये पता होना चाहिए. अब इस केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को मैं NC' बोलता हूं, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N' is again V/4L, लेकिन नाउ V/4L2 न्यू लेंथ, तो ये आ जाएगा आपका V/4L2. L2 ये 2/3 टाइम्स ऑफ L1 था, और L1 कैपिटल L लिया है मैंने, तो 2/3 कैपिटल L लिया है, तो ये आ जाएगा आपके पास NC' as ये 3 ऊपर जाएगा तो 3/2 V/4L. ओके, so this is how you can write 3/2, but V/4L तो 400 था. 1 जा 2 जा 200 into 3 is 600 hertz. Option number C. Okay, right. So this is not right. Why this is not right? देखो ये normally ये गड़बड़ होती है. This is something which you need to always check. ये गलत है. ये आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिला है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिला है. ओके, और आपको सेकेंड हार्मोनिक पूछा है. वेल बाय द वे ये जो क्वेश्चन है इट शुड बी करेक्टेड. फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड आपको ऑलरेडी पता है कि ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, मतलब 1 3 5 N 3N 5N 7N, वहां पे सेकेंड हार्मोनिक होता ही नहीं है. तो दे आर आस्किंग यू सेकेंड ओवरटोन, ये पता होना चाहिए. तो सेकेंड ओवरटोन आपको पता है, ओवरटोन फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड इज 2p+1 टाइम्स ऑफ N. तो 2p यहाँ पे आपको सेकेंड ओवरटोन बोला है, राइट, सेकेंड ओवरटोन बोला है. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. देखो आई कैन डायरेक्टली टेल यू आंसर 1800 हर्ट्ज, बट प्रॉब्लम इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली पूछा क्या है आपको. ओके, एग्जैक्टली पूछा क्या ये पता होना चाहिए. यू शुड नो दिस. अगर आपको नहीं याद है तो मुझे बताना पड़ेगा. वेल द आइडिया वाज पाइप अगर दोनों एंड पे ओपन होगा तो N 2N 3N 4N ये होते हैं फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल. फंडामेंटल मतलब फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक. ये फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन. ओके, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन ऐसा आता है.
For a pipe closed at one end, n, 3n, 5n, first harmonic, third harmonic, sorry, first harmonic, third harmonic, fifth harmonic, first overtone, second overtone, second overtone, okay, second overtone, important है ये. फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन का फॉर्मूला कैसे बनता था? NP इज इक्वल टू 2P प्लस 1 N. ठीक है, तो 2, अगर मैं फर्स्ट ओवरटोन की बात कर रहा हूं मतलब 3 आना चाहिए, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू n, यस, तो फर्स्ट ओवरटोन इज 3n. सेकेंड ओवरटोन की बात कर रहा हूं तो 5n आना चाहिए, यस 5n है. थर्ड ओवरटोन की बात कर रहा हूं तो 7n आना चाहिए. गुड. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे दो कंफ्यूजन हमेशा होती है. एक तो ये सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड. सेकेंड हार्मोनिक मतलब 2n, बट 2n तो होता ही नहीं यहाँ पे. तो बाय सेकेंड हार्मोनिक दे आर आस्किंग यू ईदर फर्स्ट ओवरटोन ऐसा बोल रहे हैं, या वो आपको इन रियलिटी 3n पूछ रहे हैं. आई एम रिपीटिंग, क्लोज्ड पाइप के लिए कौन कौन से फ्रीक्वेंसीज थे? n, 3n, 5n, 7n. अगर वो बोल रहे हैं कि सेकेंड हार्मोनिक मतलब दे आर आस्किंग यू दिस, दे आर आस्किंग यू 3n. तो बुक टू बुक वेरी करता है नोटेशन, तो किसको ओवरटोन बोल रहे हो, किसको क्या बोल रहे हो पता होना चाहिए. सो यू शुड नो that they are asking you next higher frequency after fundamental. So therefore frequency of second harmonic is nothing but 3 times of n, because this is a pipe which is closed at one end and only odd harmonics are present. So they are asking you 3 into fundamental, 3 into 600, that is 1800 hertz. In reality, question is wrongly framed. Of course, question is not correct. They should ask you frequency of first overtone, ऐसा पूछना चाहिए था. तो आप जब ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऐसा क्वेश्चन में याद रखना कि what does that mean. तो ये 2020 मतलब लास्ट का क्वेश्चन था. तो हमने क्या किया, हमने पहले एक क्लोज पाइप लिया, उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज V/4L, V इक्वल टू 1600 L हमको मिल गया. देन 1/3 आपने पानी से भर दिया, तो 2/3 लेंथ अवेलेबल है वाइब्रेशंस के लिए, तो वो न्यू लेंथ L2 विल बी 2L1/3, वो सब्स्टिट्यूट कर लिया हमने, और हमको पाइप क्लोज्ड एट वन एंड का फंडामेंटल का फॉर्मूला मिल गया. उसमें हमने V/4L इक्वल टू 400 सब्स्टिट्यूट किया है, सिंप्लीफाई किया है, तो हमको सेकेंड केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल गया 600 हर्ट्ज. सेकेंड हार्मोनिक मतलब वो फर्स्ट ओवरटोन बोलना चाहते हैं, दैट इज 3n, तो 3 into 600 is 1800 hertz. Next question, 2019. Two open pipes of different lengths and same diameter. हमारे पास दो ओपन पाइप है जिनका लेंथ डिफरेंट है, डायमीटर सेम है, in which the air column vibrates with fundamental frequency 1 and 2, N1 and N2. So pipe 1, pipe 2, length are different, L1 and 2, diameter are same, so D and D, let us say. Frequency fundamental N1 and N2. When both pipes are joined to form a single pipe, its fundamental frequency is. तो ये एक पाइप था और एक दूसरा पाइप था, लेंथ अलग अलग है तो मैं लेंथ अलग अलग ही ले रहा हूं. इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया है, तो इसका लेंथ L2 है, इसका लेंथ L1 है, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N1 है, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N2 है. ओके, when you join these two pipes to form a single pipe, its fundamental frequency will be. वैसे तो ये डायरेक्टली एक रेडीमेड फॉर्मूला के फॉर्म में बता सकता हूँ मैं आपको, ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए, बट देन ऑफ कोर्स यू शुड नो कि आया कहाँ से. तो लेट्स सी हाउ टू गेट दिस आंसर. तो आपको पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी
for a pipe open at both the ends, क्योंकि open pipes है दोनों, if you see both are open pipes, तो open pipe के केस में fundamental frequency होता है V/2L. ओके, तो पहले पाइप के लिए, फर्स्ट पाइप के लिए N1 होगा V/2L1. यू डोंट हैव टू राइट V1 क्योंकि दोनों में एयर है, और एयर में जब साउंड वेव प्रोड्यूस होता है तो एयर में साउंड वेव का स्पीड सेम होता है, तो यू डू नॉट हैव टू राइट V1 हियर. ओके, तो यहाँ से आपको लेंथ मिल जाएगा L1 विच इज V/2N1. सिमिलरली सेकेंड पाइप के लिए N2 V/2L2, तो L2 इज V/2N2. गुड. जो न्यू लेंथ होगा पाइप का, ओके, न्यू लेंथ, टोटल लेंथ L इज L1 प्लस L2. तो जब मैंने पाइप को ज्वाइन कर दिया तो L1 प्लस L2 बन गया लेंथ. तो ये आ गया आपके पास V/2N1 प्लस V/2N2. तो V/2 कॉमन, 1/N1 प्लस 1/N2. ओके, गुड, वी आर गुड हियर, राइट. तो अब you have to solve this. Okay, so now problem here is आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो मैं लेंथ निकाल रहा हूँ. लेंथ क्यों निकाल रहा हूँ समझेगा आपको, क्योंकि मैं V/2L अगर करता हूँ तो मुझे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल जाता है. तो ये आपको मैं लिख सकता हूँ V/2 N1 प्लस N2 अपॉन N1 इंटू N2. एंड यू नो फॉर अ पाइप, जो नया पाइप बना है ये भी बोथ एंड्स पे ओपन ही है, तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी V/2L आना चाहिए. इट शुड बी V/2L. तो व्हाट आई विल डू इज, मैं इसी को लिखूंगा N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2 इक्वल टू V/2L. कुछ नहीं है, ये टर्म को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भेजा और L को मैं राइट हैंड साइड में लाया हूँ. राइट, दिस इज नथिंग बट फॉर्मूला फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है न्यू पाइप का. तो क्या आया, N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2, ऑप्शन नंबर डी. तो रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन, हमारे पास दो पाइप्स थे, दोनों पाइप बोथ एंड्स पे ओपन है, और जब दोनों पाइप्स बोथ एंड्स पे ओपन होते हैं तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है V/2L. तो पहले पाइप के लिए N1 इक्वल टू V/2L1 और N2 इक्वल टू V/2L2. तो L1 इज V/2N1 एंड L2 इज V/2N2. जब दोनों पाइप को हमने ज्वाइन कर दिया तो टोटल लेंथ इज L1 प्लस L2. तो V/2N1 प्लस V/2N2, V/2 कॉमन, 1 अपॉन N1 प्लस 1 अपॉन N2. शिफ्ट L ऑन राइट हैंड साइड, और ये जो N1 प्लस N2 अपॉन N1 इंटू N2 है उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो. फिर कंपेयर करो V/2L. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन किसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ऑफ जॉइंट पाइप, न्यू पाइप. तो आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, the frequency of simple harmonic progressive wave is given by y equal to a, equation of, not frequency of, equation of a simple harmonic progressive wave is given by y equal to a sin 2 pi bt minus cx. The maximum velocity will be twice the wave velocity if. अब यहाँ पे आपको कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए, वेलोसिटी, मैक्सिमम और वेव वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है. दिस इज समथिंग यू शुड नो. आपको पता है मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब पार्टिकल वेलोसिटी, मतलब अगर आपको याद होगा, वी हैव अ string, we have a string which is vibrating. मतलब it is actually propagating a wave. So there is a wave which is propagating here. मान लो ऐसा है, each particle of the wave is performing vibration, मतलब simple harmonic motion. Okay, each particle. आपको याद होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैक्सिमम वेलोसिटी जो होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी का इक्वेशन Vmax होता है a ओमेगा.
A is amplitude here. So Vmax is A ओमेगा. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ओमेगा कहाँ से आएगा. तो ओमेगा लाने के लिए आप पहले सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का जनरल फॉर्म लिखते हो y इक्वल टू एम्पलीट्यूड a साइन ऑफ 2 पाई bt माइनस 2 पाई cx ऐसा लिखते हो. दिस इज ऑफ कोर्स स्मॉल a हियर. तो इस इक्वेशन को मैंने गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया. उसके बाद हम सिंपल हार्मोनिक वेव का जो इक्वेशन है जनरल इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे. बट व्हाट वी नो इज फॉर अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस kx. कंपेयर किया तो ओमेगा हमको मिल गया 2 पाई b और कैपिटल A मिल गया स्मॉल a. तो ये आ गया a और 2 पाई b. मतलब हमको मैक्सिमम वेलोसिटी मिल गया. हमको मैक्सिमम वेलोसिटी मिल गया 2 पाई ab. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन. दिस इज प्रीटी सिंपल थिंग. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. एक सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव मतलब क्या? इफ अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज प्रोपगेटिंग ऑन अ वायर then you should know each particle of the wire performs simple harmonic motion. And when you talk about simple harmonic motion, maximum velocity is a omega. Good. जो गिवन इक्वेशन है उसको सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा स्मॉल a, ओमेगा मिलेगा 2 पाई b. फिर Vmax इक्वल टू a ओमेगा में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको Vmax मिलेगा 2 पाई ab. गुड. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है गिवन, बट व्हाट यू हैव बीन गिवन that maximum velocity is 2 times of wave velocity. Okay, you should know what is a wave velocity. wave का velocity कैसे निकालते हैं पता होना चाहिए. ओके, तो नहीं पता तो पता कर लेंगे. what we know is ये जो मैंने 2 पाई bt लिखा है उसमें से मैंने लिखा यहाँ पे ओमेगा आ गया 2 पाई b. बट यू नो व्हाट यू नो इज, हमको क्या पता है ओमेगा इज 2 पाई n. राइट. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. therefore from 1 and 2 frequency n is b. frequency n is equal to b. हमने क्या किया? नथिंग बट कंपैरिजन. देखो ओमेगा हमारे पास 2 पाई बी है लेकिन ओमेगा 2 पाई एन होता है तो एन मिल गया. ऐसा क्यों कर रहा हूँ? यू विल अंडरस्टैंड व्हाई. थोड़ी देर में समझेगा. ऑल्सो अगर आपको याद है तो ये के और ये यू कैन राइट दिस टू इक्वल. तो also from equations you have k equal to 2 pi c, but k is 2 pi by lambda. ये k का definition है. 2 pi c, 2 pi cancel. तो आपको मिल गया lambda is equal to 1 by c. Good. Wave velocity is n lambda by definition. n is b, lambda is 1 by c. तो b by c wave velocity आ गया. According to the given condition क्या बोला है? maximum velocity is 2 times of wave velocity. maximum velocity क्या आया था हमारे पास? 2 pi ab. 2 pi ab equal to 2 into wave velocity क्या आया? wave velocity अभी आपने देखा b by c, b by c. cancel कैंसल कैंसल कैंसल. राइट. हमें क्या पूछा है? हमें रिलेशन पूछा है c इक्वल टू, तो यहाँ पे c इक्वल टू 1 बाई पाई a, 1 बाई a पाई, 1 बाई पाई a, ऑप्शन नंबर c. राइट. मैं ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन. वेरी वेरी गुड क्वेश्चन.
अभी शॉर्टकट्स बताऊंगा मैं, बिकॉज नॉट एवरी टाइम यू कैन गो इन डिटेल्स. सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन दिया है, y इक्वल टू a साइन 2 पाई bt माइनस 2 पाई cx. इसको कंपेयर कर लेंगे y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस kx से, तो आपको मिल जाएगा कैपिटल A एम्पलीट्यूड एस a, ओमेगा एस 2 पाई b, एंड ऑफ कोर्स k as 2 pi c. Okay, so k is 2 pi by lambda, that is 2 pi c, cancel तो आपको 1 by lambda equal to c मिल गया, मतलब lambda equal to 1 by c मिल गया. मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी दिया है. मैक्सिमम वेलोसिटी होता है a ओमेगा, वेलोसिटी होता है n lambda. a amplitude is small a, omega is 2 pi b, just by comparison. 2 times of frequency n, हमको पता है ओमेगा ये होता है 2 पाई n, बट हमारे पास आया ओमेगा 2 पाई b, तो n इक्वल टू b, तो n इक्वल टू b, और लैम्बडा 1 बाई c है, b और b कैंसिल है, देयरफॉर यू हैव, यहाँ पे 2 और 2 भी कैंसिल है, देयरफॉर यू हैव c इक्वल टू 1 अपॉन a पाई. आगे आपके पास आंसर ऑप्शन नंबर सी. इजी क्वेश्चन था, सिर्फ बेसिक्स पता होने चाहिए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. इन अ फंडामेंटल मोड द टाइम रिक्वायर्ड for the sound wave to reach up to the closed end of the pipe filled with air is t second. The frequency of vibration of air column is. It's a very, very simple question. Let me take diagram for here, from here. This one. तो ऐसा है, हमारे पास एक पाइप है, क्लोज एट वन एंड है. इसमें जब हम एक वाइब्रेशन भेजेंगे, मतलब इसमें जब हम साउंड वेव इंसर्ट करेंगे बेसिकली, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. तो इट विल गो समथिंग लाइक दिस, ऐसा जाएगा. फंडामेंटल मोड है ना, इसलिए मैंने हाफ लूप बताया, क्योंकि फंडामेंटल मोड में हाफ लूप होता है. यहाँ पे बेसिक्स 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 एंड बेसिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर ऑल द एग्जाम्स, राइट. सो फंडामेंटल मोड में टाइम रिक्वायर्ड फॉर द साउंड वेव टू रीच द क्लोज्ड एंड, यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क रहा होगा, यहाँ से क्लोज्ड एंड मतलब लेटर से ए पॉइंट तक जाने के लिए टाइम लगा t. फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम is. What do you know is fundamental frequency is v by 4l, क्योंकि ये pipe closed at one end है. For a pipe open at both ends, fundamental frequency is v by 2l. यहाँ पे v by 4l आएगा, right? Where v is velocity, l is length, of course. So l is length of this pipe, of course. You know what is time? Velocity is distance upon time. Velocity is distance upon time, so time is distance upon velocity. L क्यों लिखा? क्योंकि वेव कहाँ से स्टार्ट हुआ, ओपन एंड से, कहाँ जा रहा है, क्लोज्ड एंड पे, so that is why it has to travel a distance of L by v, because v is speed. तो ये बताना चाहिए, right? This is what you should know. Now what from equation 1 and equation 2, what you see is, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे v by l इक्वल टू 1 by t. इक्वेशन 2 से मैंने लिखा 1 by v by l 1 by t. मैं इसी को इक्वेशन 2 बोल देता हूँ, दैट इज बेटर. अब ये v by l की वजह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 you have n equal to v by 4l, 1 by 4. v by l is 1 by t.
आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इज, ओके। तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है, देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट करेक्ट, व्हिच इज मिसप्रिंटेड, ओके। मैं बताता हूँ मिसप्रिंट क्या है। तो n इक्वल टू 1/4t है, तो n इक्वल टू 4t रेज टू -1 ऐसा होना चाहिए। तो ये है मिसप्रिंट, यहाँ पे ये -1 ब्रैकेट के बाहर चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन इज अ जोक। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको पूछा है इन टर्म्स ऑफ टाइम टेकन फॉर द साउंड टू रीच द क्लोज्ड एंड ऑफ द पाइप। हमको पता है ये पाइप क्लोज्ड एट वन एंड है, तो v इज इक्वल टू n इज इक्वल टू v बाय 4l होगा। टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इट इज l बाय v, तो v बाय l इज 1/t। तो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में प्लग कर देंगे, तो n इक्वल टू 1/4 इंटू t, तो 4 इंटू टी रेज टू -1 आ गया फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर डी। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। A transverse wave is propagating on the string, so this is not well printed, on the string. So you have a transverse wave which is propagating on the string. The linear density of vibrating string is 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर, मतलब वो म्यू जो था मास पर यूनिट लेंथ वो 10⁻³ kg पर मीटर दिया हुआ है। So interesting, they have given you linear density directly. The equation for wave of the wave is 0.05 sine of x plus 15t, where x and y are measured in meter, time in second, tension force in the string is। देखो अभी टेंशन फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो इक्वेशन याद करो। एक ही ऐसा इक्वेशन हमने देखा है वेव्स के केस में जहां पे टेंशन अपीयर होता है, v इज इक्वल टू रूट ऑफ t बाई म्यू। गुड, और म्यू दिया है, v फाइंड कर सकते हैं ना हम लोग, कैसे करेंगे बताता हूँ। इसको साइड में रख देते हैं, हम लोग पहले इसको ले देते हैं y इक्वल टू 0.05 साइन ऑफ 15t प्लस x, फिर हम कंपेयर कर लेंगे, हम लोग y इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस kx से। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ओमेगा की वैल्यू 15t, k की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1 और a की वैल्यू मिल जाएगी 0.05। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है v इज n लैम्बडा, ओके। ओमेगा 15t है, लेकिन ओमेगा 2 पाई n t भी होता है। तो इसका मतलब मैं अगर इस पार्ट को सॉल्व करता हूँ तो t कैंसिल, तो 15t इज इक्वल टू 2 पाई n t कैंसिल, तो n इज इक्वल टू 15/2 पाई, आपको n मिल गया। k की वैल्यू 1 है, बट k होता है आपका 2 पाई बाय लैम्बडा, इसकी वैल्यू 1 दी हुई है, तो लैम्बडा इक्वल टू 2 पाई आ गया, तो n मिल गया, लैम्बडा मिल गया, मतलब v मिल जाएगा, v इज इक्वल टू n लैम्बडा। तो n इज 15/2 पाई, लैम्बडा इज 2 पाई, मतलब वेलोसिटी मिल गया 15, ओके। वेलोसिटी v मिल गया आपको 15, therefore v इज इक्वल टू 15। हमको टेंशन फाइंड करना है, बट यू नो दिस फॉर्मूला, बट यू नो v इज इक्वल टू t बाई म्यू, तो 15 इक्वल टू t बाई म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी 10⁻³ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, 225 इक्वल टू t अपॉन 10⁻³ तो आ गया t इक्वल टू 225 इंटू 10⁻³, मतलब 0.225 न्यूटन। ऐसा है क्या? ऐसा होना ही चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। Okay, so this is how you can solve this question.
देखो फॉर्मूलाज तो आपको तभी याद आएंगे जब आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा है, ओनली देन. इफ कॉन्सेप्ट you have not understood तो फॉर्मूला याद आएगा नहीं. तो when I was reading this question, a transverse wave is propagating on the string, the linear density of vibrating string दो बार मैंने पहले ही पढ़ लिया. तो जब string और wave, तो इमीडिएटली याद आया कि v इक्वल टू रूट ऑफ टी बाई म्यू होता है, और म्यू भी दिया हुआ है और टेंशन फाइंड करना है. अगर मैं v समहाउ निकाल लूं, मतलब while I read the first sentence itself, पहले दो बोल सकते हो, पहले दो लाइन पढ़ के हुआ तब तक ये समझ में आ गया था कि स्ट्रिंग म्यू टेंशन, तो v इक्वल टू रूट ऑफ टी बाई म्यू, क्योंकि म्यू दिया है और स्ट्रिंग बोला है, तो स्ट्रिंग पे वेव का वेलोसिटी होता है रूट ऑफ टी बाई म्यू. देन आगे एक इक्वेशन दिया है, तो म्यू पता है, v इक्वल टू रूट ऑफ टी बाई म्यू ये पता है, म्यू पता है, v n लैम्बडा होता है, और इक्वेशन दिया है तो वहां से n और वहां से लैम्बडा फाइंड करूंगा तो मुझे v मिल जाएगा. तो v इक्वल टू रूट ऑफ टी बाई म्यू में v पता लग गया, म्यू तो दिया ही है, तो t मिल जाएगा. दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग. तो ऐसे आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A stretched string fixed at both ends has m modes. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100 modes, पता नहीं, some m modes. Then the length of the string will be. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन. ओके, पर उसके लिए समझना तो पड़ेगा पहले. उसके लिए आपको पता होना चाहिए ऐसा, ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए. क्यों? क्योंकि बाय कंपैरिजन यू विल लर्न समथिंग हियर. फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, एक लूप बनता है. एक लूप बनता है मतलब यहाँ पे नोड टू नोड डिस्टेंस लैम्बडा बाय, नोड टू नोड डिस्टेंस लैम्बडा बाय 2. तो लेंथ L1 और L इज लैम्बडा बाय 2. सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में ऐसा आता है, तो यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक लैम्बडा बाय 2, यहाँ से यहाँ तक लैम्बडा बाय 2, मतलब लैम्बडा बाय 2 प्लस लैम्बडा बाय 2 मतलब लैम्बडा. तो लैम्बडा आ गया. तीसरे मोड में यू हैव समथिंग लाइक दिस. तो L इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 से लैम्बडा बाय 2, मतलब बेसिकली नोड टू नोड लैम्बडा बाय 2. ये डिस्टेंस आपका लैम्बडा बाय 2 है यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक लैम्बडा बाय 2 है, फिर यहाँ से यहाँ तक वापस लैम्बडा बाय 2 है, मतलब ये डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा टोटल 3 लैम्बडा बाय 2. ओके, गुड गुड. तो ये था पहला मोड, ये था सेकेंड मोड, ये था थर्ड मोड. तो पहले मोड में मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 लैम्बडा बाय 2, यानी सकता हूँ क्या 2 लैम्बडा बाय 2, यस. यानी सकता हूँ 3 लैम्बडा बाय 2. फोर्थ मोड में क्या आएगा, 4 लैम्बडा बाय 2. फिफ्थ में क्या आएगा, 5 लैम्बडा बाय 2. सिक्स में क्या आएगा, 6 लैम्बडा बाय 2, सो ऑन सो फोर्थ. ऐसा चलता रहेगा वो, है ना. गुड. A stretched string fixed at both ends has m modes, total m modes. तो लेंथ कितना, तो पहले आपको पता होना चाहिए for pth mode you have L equal to p lambda by 2. ये कहां से आया, तो ऊपर मैंने बताया, पहले मोड में लैम्बडा बाय 2, दूसरे मोड में 2 लैम्बडा बाय 2, तीसरे मोड में 3 लैम्बडा बाय 2. तो pth मोड में p लैम्बडा बाय 2. ओके राइट, ये आ गया लेंथ. ओके, पर आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि एक स्ट्रिंग में m मोड्स है, तो लेंथ कितना, m मोड्स अवेलेबल है, m. वहां पे एक मोड, फर्स्ट मोड नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, देयर आर m मोड्स अवेलेबल. ऑल्सो अगर आपने नोटिस किया होगा तो फर्स्ट हार्मोनिक
मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब एक लूप। सेकेंड हार्मोनिक मतलब सेकेंड मोड मतलब टू लूप्स। थर्ड हार्मोनिक मतलब थ्री लूप्स। ओके, सो ऑन सो फोर्थ। तो पी मोड मतलब पी लूप्स आएगा। ओके, गुड, ये इंपॉर्टेंट है। वेल, मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा। गो इनटू डिटेल्स। देखो ऐसा है, बोलते ना किसी भी चीज को ऑपरेशन करना, वही चल रहा है यहाँ पे। आपने सिर्फ बेसिक सीखा है, इन डिटेल हमको जाना पड़ेगा। पहला हार्मोनिक मतलब एक लूप। ओके, पहला हार्मोनिक मतलब एक लूप। एक लूप मतलब दो नोड्स, एक एंटी नोड। तो पहला हार्मोनिक मतलब एक लूप मतलब एक एंटी नोड। दूसरा हार्मोनिक, दूसरा हार्मोनिक मतलब दो लूप मतलब दो एंटी नोड, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और थ्री नोड्स तो दो एंटी नोड्स। ओके, तीसरा हार्मोनिक, तीसरा हार्मोनिक मतलब तीन लूप मतलब तीन एंटी नोड्स। राइट, गुड। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। नंबर ऑफ नोड्स की अगर मैं बात करूं तो एक एंटी नोड था तो दो नोड्स थे। ओके, राइट, दो नोड्स है तो तीन, दो एंटी नोड्स है तो तीन नोड्स होंगे, एक दो और तीन। तीन एंटी नोड्स है तो चार नोड्स होंगे, एक दो तीन एंड चार यहाँ पे। तो यू कैन से नंबर ऑफ नोड्स is equal to number of antinodes प्लस वन। क्योंकि पहले फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में, देखो ये मोड और नोड जब मैं प्रोनाउंस करता हूं तो डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है a stretched string fixed at both ends has m nodes। m nodes है, ये m modes नहीं है, m nodes है, nodes n, राइट। तो हो सकता है my tongue slept somewhere और मैंने m modes बोल लिया हो, but it is m nodes। okay, what we have done so far, पहले मोड ऑफ वाइब्रेशन में लेंथ 1 लैम्डा बाई 2, दूसरे मोड में लेंथ 2 लैम्डा बाई 2, तीसरे में 3 लैम्डा बाई 2। तो पीथ मोड ऑफ वाइब्रेशन में पी लैम्डा बाई 2। पहले फंडामेंटल मोड में एक लूप मतलब एक एंटी नोड और दो नोड, दूसरे में दो एंटी नोड तीन नोड, तीसरे में तीन एंटी नोड चार नोड्स। तो नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी नोड्स प्लस वन। ओके, नंबर ऑफ नोड्स, यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स कितने दिए हैं, m। ओके, नंबर ऑफ नोड्स m बोले हमको, m बोला है ना, m। और नंबर ऑफ एंटी नोड्स क्या आएगा फिर यहाँ से, तो यहाँ से आपको मिलेगा नंबर ऑफ एंटी नोड्स is equal to number of nodes minus 1। number of nodes minus 1। ओके, तो नंबर ऑफ एंटी नोड्स इज नंबर ऑफ नोड्स माइनस 1, मतलब उसका मतलब ये दैट नंबर ऑफ नोड्स इज m माइनस 1, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन किया कि m नोड्स है, m माइनस 1। और एक चीज अगर आपने देखी होगी, एक फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल मतलब पहला लूप मतलब एक एंटी नोड मतलब यू सी 1 1 1 ऐसा चल रहा है। सेकेंड हार्मोनिक मतलब टू लूप्स मतलब दो एंटी नोड। थर्ड हार्मोनिक थ्री लूप्स मतलब थ्री एंटी नोड। फोर्थ हार्मोनिक फोर लूप्स मतलब फोर एंटी नोड। मतलब पीथ, यहाँ पे जो पी लिखा है ना, दिस इज पीथ मोड ऑफ वाइब्रेशन विच आल्सो स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एंटी नोड्स। मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं। सो फॉर पीथ मोड you have length L equal to P lambda by 2
but this P is also equal to what? Is also equal to number of antinodes. But number of antinodes is number of nodes minus 1, मतलब m minus 1. Therefore length is, आपको याद है p टाइम्स ऑफ लैम्बडा बाई 2 है ऊपर, तो p की जगह पे आप लिखोगे m minus 1, तो m minus 1 लैम्बडा बाई 2, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सिर्फ घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, दैट सेट। ये आपको तभी आ सकता है जब आपको एग्जैक्टली समझा है कि स्ट्रिंग में फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब एक लूप, दो एंटीनोड, एक नोड, दूसरे मोड का मतलब दो एंटीनोड्स, तीन नोड, सो ऑन सो फोर्थ। फिर आपको लेंथ ऑफ एनी मोड ऑफ वाइब्रेशन इज पी लैम्बडा बाई 2। पहले मोड में लैम्बडा बाई 2 लेंथ होता है, दूसरे में लैम्बडा होता है 2 लैम्बडा बाई 2, मतलब तीसरे में 3 लैम्बडा बाई 2 होता है, चौथे में 2 लैम्बडा होता है, फिर 5 लैम्बडा बाई 2 होता है, सो ऑन सो फोर्थ। So this is what you should know and this is how you are supposed to solve this particular question. ऐसा solve करना है इसको। Okay, so we are good for today. Less questions but good questions, so we'll do more questions in the next session.